नाजरीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। शाज़िया ज़ीशान की गैर मौजूदगी में मैं आज इस प्रोग्राम के मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। नाजरीन, एक बार फिर मुल्की सियासत में साइफ़र पर बड़े ज़ोर शोर से बातें हो रही हैं। मार्च 2022 में अपनी हुकूमत का ख़ात्मा देखकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो गैर मुल्की साजिश का एक साइफ़र कार्ड खेला था, अब हुकूमत वही साइफ़र कार्ड चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ खेलती हुई हमें नज़र आ रही है। हुक्मरान इत्तेहाद ने साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को वादा मुआफ़ गवाह बनाकर मैदान में उतारा है। 34 दिन गायब रहने वाले आज़म खान के बयान में इल्ज़ाम ये लगाया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने साइफ़र अमरीकी साजिश का रंग देकर बयानिया रचाया ताकि अवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकें। फिर उन्होंने अपने बयान में हसास डॉक्यूमेंट साइफ़र को गुम करने का इल्ज़ाम भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लगा दिया है। अब आज़म खान का बयान सामने आने की देर थी कि हुकूमती नुमाइंदों ने मीडिया पर महाज संभाल लिया, जैसे हम देखते हैं, और फिर ये दावे किए जा रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। साइफ़र की कहानी सीक्रेट एक्ट के ज़रिए चेयरमैन PTI को नाअहली और 14 साल कैद की सज़ा तक ले जा सकती है। अब गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने भी ये इशारा दिया था कि साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके कौमी सलामती को ख़तरे में डाला गया है, जिसकी सज़ा भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि 14 साल या इससे भी ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। क्या कहा आज़म नज़ीर तारण ने, आपको दिखाते हैं। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई साइफ़र का मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकता है? आज़म खान के बयान के बाद FI ने पूछगछ के लिए चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को कॉल अप नोटिस जारी कर दिया है। तो इस केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब पहले ही ये इंदिया दे चुके हैं कि अगर FI के साथ ताउन ना किया गया तो फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम है कि सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद ही नहीं बल्कि 9 मई के बाद PTI से निकलने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी चेयरमैन PTI के लिए आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने यह मुतालबा किया कि साइफ़र फिल्म से जुड़े किसी किरदार को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सारे गैंग को कटहरे में लाया जाए। क्या कहा उन्होंने मज़ीद, देखिए। जो आज़म खान का बयान और स्टेटमेंट है वो इस हकीकत की कली खोल रही है कि उसकी डोरियां जो हैं वो अल्टीमेटली कहां से हिलाई जा रही थी कि इस सारे खेल के साथ जुड़ा हर वो किरदार जो किसी न किसी तरह इसमें मुलव्वस है, सहूलतकार के तौर पे, हदायतकार के तौर पे, अदाकार के तौर पे, या कोई प्रोडक्शन करने वाला भी अंदर अगर शामिल है तो उसको भी आर्टिकल 6 के तहत इस मुल्क से गद्दारी करने के जुर्म में कानूनी और आईनी शिकंजे में लाया जाए। फिर यहाँ ये सवाल भी उठता है कि PDM इत्तेहाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुखालिफ है और किसी न किसी तरह इस जमात को इंतखाबात की दौड़ से बाहर करना चाहता है, लेकिन IPP ऐसा क्यों चाहती है? ये हकीकत तो है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर असद मजीद से मुलाकात की थी और फिर उसमें ऐसी बातें की थी जो सिफारती सतह पर नामुनासिब थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से साइफ़र पर डिमार्श भी जारी किया गया था। फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी ने भी साइफ़र में साजिश के बजाय मुदाखलत की तस्दीक की थी, लेकिन इमरान खान ने इसे तहरीक अदम एतमाद के मामले से भी जोड़ दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि साइफ़र मामले पर यकतरफ़ा कार्रवाई के बजाय हुकूमत शफाफ तहकीकात की तरफ क्यों नहीं जा रही ताकि तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने आ सकें। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद राज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू शो। साइफ़र की कहानी का बड़ा शोर हम इस वक्त देख रहे हैं, और जिस वक्त ये कार्ड चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब ने खेलना शुरू किया था तब आप उनके हमराही थे, तो आप ज़रा हमें बताएंगे कि उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले और उस वक्त आपका क्या टेक था? आपके इल्म में थी ये बात? देखिए रामी, मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये सब बात शुरू हुई थी, ऑब्वियसली जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही थी तो वी थॉट कि हाँ जी बिल्कुल सब चीज़ें जिस तरह बताई जा रही हैं उसी तरह हैं। मगर आप देख रहे हैं कि एक जब ये स्टेट सीक्रेट्स होती हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, मेरे ख्याल से इनको आप पब्लिक में इस तरह लेकर आ नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक इनकी बड़ी सख्त पेनल्टी होती है।
बट एट द सेम टाइम उसकी डिटेल्स कितनी सामने लाई गई, कितनी नहीं लाई गई, कितनी इजाजत थी, कितनी इजाजत नहीं थी, आई थिंक इसमें जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें सामने आएंगी नहीं और पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज सही की गई और क्या चीज गलत की गई। क्योंकि उस वक्त भी ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट हवा में लहराया गया उस वक्त भी, और वैसे भी इस पे इतनी बातचीत हुई कि मेरे ख्याल से सबको पता था कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे अब जो है कुछ और चीजें सामने आ रही हैं। सो मैं समझता हूं कि रामीन जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक किसी को भी नहीं पता लगेगा एग्जैक्टली हुआ क्या। जब ये तमाम मामलात निकले थे, सामने आए थे, तब आप सीनियर लीडरशिप में आपका शुमार होता था तहरीक इंसाफ की, तब आप लोगों की जानिब से कोई सवाल नहीं उठाया गया कि ये क्या मामला है, हकीकत क्या है, उसको पॉलिटिकल एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? कोई तो सवाल किया होगा। बिल्कुल, देखें उस वक्त भी ये बात हुई थी कि अच्छा उस वक्त इस चीज को बहुत ही सीक्रेटिव रखा जा रहा था। अच्छा। मैं आपको ये बताऊं कि 1-on-1 बैठ के भी जब इसके ऊपर बात हुई तो आगे से यही जवाब मिला कि जब टाइम आएगा तो तब बताएंगे। सिर्फ इतना उस वक्त बताया गया था, हाँ जी एक साइफर आया है और इससे बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी और इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा हमें, और इस तरह का सेंस कि ये बहुत ज्यादा एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है और इसके अंदर जो अंदर मवाद है वो भी बहुत ज्यादा हमारे फेवरेबल होगा उस वक्त। मगर एट द एंड ऑफ द डे जो साइफर्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, दे आर स्टेट सीक्रेट्स एंड इससे ज्यादा बात इस पे की नहीं गई। मैं आपको ये बताऊं क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज को सीक्रेटिव रखा जा रहा। फिर बाद में तो एकदम ही आई थिंक 1 स्टेप के बाद, 2nd स्टेप के बाद, 3rd स्टेप के बाद सब चीजें सामने आई। तब मैं चाह रहा हूँ रामीन कि अगर इसके ऊपर एग्जैक्ट पता लगाना है कि हुआ क्या, आया किस तरह पब्लिक हुआ, होना चाहिए था, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, आई थिंक दिस ऑल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मुराद साहब, आपकी इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी भी साइफर के मामले पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर रही है। अगर आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई शुरू हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि आप लोग भी, क्योंकि उस वक्त तो तहरीक इंसाफ में शामिल थे और ये तमाम तर खेल चल रहा था उस टाइम पर भी, तो आप लोग नहीं इसकी जद में आ सकते? देखिए द थिंग इज के इस तरह की चीजें ऑब्वियसली कही तो जाती हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कौन सी दफा लगेगी या कौन सी नहीं लगेगी या कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। ये तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ने डिसाइड करना है। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता लगेगा। ये सारी चीजें जब फैक्ट सामने आएंगे तो फिर डिटरमिन किया जा सकता है कि आर्टिकल 6 लगना है या कुछ और आर्टिकल लगना है या क्या लगना है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी को इस वक्त आप किस पोजीशन में देख रहे हैं? अगर इफेक्टिव अपोजिशन की बात की जाए, इस वक्त तो मैदान में कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, आप क्या समझते हैं, क्या आप उस रोल में आ चुके हैं कि इफेक्टिव अपोजिशन कर सकें? देखिए हमने पहले भी जब हम सारे तहरीक इंसाफ में थे तो हमने तो की सिर्फ अपोजिशन थी। 15 साल मैं तहरीक इंसाफ में था, उसमें से मेरे ख्याल से 3.5 साल मैं मिनिस्टर रहा हूँ, उसके अलावा 12 साल तो मैंने अपोजिशन की है। सो अपोजिशन का रोल तो बड़ा आसान होता है इन द सेंस के बैठ के लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, मुल्क की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, चीज़ों को हाईलाइट करना, वो रोल तो हमें बड़ी अच्छी तरह आता है। मेरे ख्याल से मुश्किल रोल वो है कि जब आपको हुकूमत मिले और आपने चीज़ों को खुद ठीक करना। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल रोल वो है। बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है, बैठ के दूसरों की खामियां निकालना बहुत आसान है, बैठ के दूसरों को डिस्करेज करना और उनको कहना कि जी सब कुछ गलत है, और क्योंकि आपने बैठ के खुद कुछ करना नहीं है तो दूसरों को इस तरह कहना बड़ा आसान है। सो इसलिए मुश्किल काम वो है कि जब आपके पास हुकूमत हो और आपने रिजल्ट्स देने हो और आपने बेहतरी करनी हो और आपने चैलेंजेस को कबूल करना हो। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपके पास हुकूमत हो तो तब आपने किस तरह परफॉर्म करना है। ऑपोजिशन करना तो बहुत आसान काम। मुराद साहब, जब आपने हाशिम डोगर के साथ मिलकर एक हम ख्याल ग्रुप बनाया था और आपसे ये पूछा जाता था कि क्या आप IPP में शामिल होंगे, तब आपकी तरफ से मना किया जाता था और ये भी कहा जाता था कि वोट तो असल में PTI का ही है। 92 न्यूज़ के एक प्रोग्राम में आप गुफ्तगू करते हुए आपने बात की थी। अब जबकि आप खुद IPP में शामिल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है PTI का वोट आप तोड़ सकेंगे और किन बुनियादों पर तोड़ सकेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी क्या सारे लोग जो हैं वो PTI की हैं, या पहले PTI में थे या अब PTI से आ रहे हैं। सो सारे लोग PTI के हैं।
सो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस तरह अगर मैं अपने हल्के की पॉलिटिक्स से शुरू करता हूं, तो जो मैंने अपने हल्के के लिए किया है अभी तक रामीन, लेट्स से इन द लास्ट 5 years, लास्ट 10 years, मैं 2 दफा वहां से इलेक्ट हुआ हूं, 13 में भी 18 में भी, शुक्र अल्लाह ताला का। तो मेरा वो पर्सपेक्टिव तो कभी चेंज नहीं होगा ना। तो इसलिए जो मैं लोगों के लिए पहले करता था, जस्ट बिकॉज मैं पार्टी चेंज कर, ये मतलब तो नहीं कि मैं अब लोगों के लिए वो काम सारे नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। सो इसलिए जब वो चीज नहीं बदलती ना, तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह जब मैंने पार्टी चेंज की, तो मैं जब अपने कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को बुलाया और मिलना शुरू किया, जो कि अभी भी पीटीआई में थे उस वक्त, तो वो सब कह रहे थे कि जी हम आपके साथ नई पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन लोगों को परफॉर्म करके हमने दिया था, उनकी मुश्किलात हल की थी, उनकी प्रॉब्लम्स हल की थी। जो मैं मिनिस्टर बन के, एजुकेशन मिनिस्टर बन के 3.5 साल में जितनी मैंने ऑटोमेशन की, लेकिन मुराद साहब तब तो पीटीआई का नाम जुड़ा हुआ था ना आपके साथ, वो भी तो कोई ना कोई एज दे रहा था ना तब, जो पार्टी के साथ उस वक्त लोग थे, पीटीआई का नाम था, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम साथ जुड़ा था। अब इस वक्त क्या है जिस बेसिस पर आप वोट नहीं? तभी वही तो मैं आपको बता रहा था कि जब कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ आना शुरू हो जाए ना आपके, क्योंकि वो तो ग्राउंड के लोग है ना, वो तो आपकी यूसीज को संभाल रहे हैं, वार्ड्स को संभाल रहे हैं, तो जब वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो सारे आपके जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके साथ आ रहे हैं। तो आपकी बेस तो वही है, बेस जो इलेक्शन लड़ने की है वो तो आपकी टीम है। अगर आपकी पीटीआई की टीम ही आपके साथ आ रही है, मेजॉरिटी उनमें से हमारे साथ आ गए हैं और आना चाह रहे हैं, तो आपकी बेस तो वही है। तो इंशाअल्लाह ताला, और लोगों को आप, मेरा भी पता है, मैंने तो 15 साल पब्लिक में ही गुजारे हैं, पब्लिक लाइफ में, और हर एक को पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जो चीज कर सका हूं वो किया, जो नहीं हो सकी वो भी लोगों को बताया क्यों नहीं हो सकी। सो इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक किसी नए इंसान के लिए मुश्किल होगा। आपने परफॉर्म किया है, आप 2 दफा इलेक्ट हुए हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब पार्टी का बाकायदा मंशूर तो फिलहाल सामने नहीं आया, मगर कुछ खदोखाल हम देख रहे हैं, मगर इस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में वो चीज़ें शामिल थी, फिर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वादे हैं जो कि इतने रियलिटी के साथ वो पैरेलल नज़र नहीं आते, जैसे बिजली पर रिलीफ देना वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। मंशूर के हवाले से ज़रा हमें बताइए, आवाम को ये बताइए कि वो क्यों वोट देंगे आपको। मैं चले, अभी मंशूर तो फाइनल हो रहा है, मगर जो आपने बिजली वाली बात की मैं उसको बताऊं। अब 300 यूनिट वाला जिस तरह कहा गया कि जी जो 300 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो फ्री बिजली देंगे, ठीक है जी। तो अब आप जिस तरह ये आपने एक बनाया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके अंदर से ही आप लोगों को पैसे देते हैं। जब आप बनाते हैं कोई भी बेनिफिशियरी फंड बनाते हैं, उनमें से ये पैसे दिए जाएंगे। आप बेनजीर इनकम प्रोग्राम का लेट्स से अगर 10 रुपए उसके अंदर जा रहे हैं अभी जो लोगों को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसी को 11 या 12 रुपए करने की कोशिश करते हैं या 13 रुपए करने की, कि उस फंड को बढ़ा दें, मगर लोगों को रिलीफ दिया जाए, उसमें पैसे और डाल के लोगों को रिलीफ दिया जाए। मगर उसमें यह है कि जो 400 यूनिट इस्तेमाल करेगा या 500 यूनिट इस्तेमाल करेगा, उनको वो रिलीफ नहीं मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो 300 तक इस्तेमाल कर रहे हैं। सब ये ना समझे ना कि 4 अगर है तो उसको 300 फ्री मिल जाएंगे, उसको 100 के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। दिस इज अप टू 300, वहां तक के लिए। देखिए ये चीजें सब हो सकती हैं। मैं आपको रामीन एक चीज बताऊं, इस मुल्क के हालात तब तक ठीक नहीं होंगे, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जब तक हम पाकिस्तान का डेट जो है ना उसको रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। ठीक है, हम जितने पैसे लेते हैं हम पेमेंट्स कर देते हैं, हम उसी दलदल में फंसे रहते हैं कि जी पैसे ले पैसे वापस तो कर दे, कोई पैसे ले किसी और से है आईपीपी के पास। देखिए ये सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के डेट को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। इसमें किसको बैठना पड़ेगा? इसमें सबको बैठना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा, इसमें आपको जो आपके फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठना पड़ेगा। बैठ के जब तक आप अपने दोस्त ममालिक के साथ अपना जो पूरा डेट है उसको रीस्केड्यूल नहीं करते, तब तक आप इसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह आप चल रहे हैं। पैसे पकड़े, किसी को पेमेंट कर दें, पैसे पकड़े, और मुल्क उसी तरह डूबता जा रहा है कि आप देखें कि अब एक और क्राइसिस आने लगा है, पेट्रोल वाला जो है आपके सामने। ये क्राइसिस के बाद क्राइसिस में हम जाते जा रहे हैं।
सो इस तरह क्राइसिस कभी भी खत्म नहीं होंगे जब तक अगर आपकी 20 साल की पेमेंट्स हैं या 10 साल की पेमेंट्स हैं, उनको आप जो 10 साल वाली उनको 20 पे करें, जो 20 वाली है उनको 30 पे करें। मुराद साहब, हम ये दहाइयों से सुनते आ रहे हैं ये फिक्रा कि सबको साथ बैठने की ज़रूरत है, मिल बैठने की ज़रूरत है, मुल्क के मसीह तर मफाद में साथ इकट्ठे फैसले लेने की ज़रूरत है। क्या वजह है, क्या रुकावट है कि अब तक मिल बैठने के और जो फैसले करने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा? रुकावट क्या है इसके अंदर, क्या लगता है आपको, किसको कसूरवार समझते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से तो कसूर सबका ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई मेरे ख्याल से कोई कदम बढ़ाता ही नहीं उस तरफ के सब मिलके बैठे। आई थिंक कि इस वक्त जिन हालात में रामीन हम हैं, अगर अभी भी हमने इस चीज को अवेल ना किया तो हु नोस की चीजें कहां चली जाएंगी। आई मीन अब आप देखेंगे लोग, डॉलर कहां से कहां चला गया हुआ है। चीजें, आम आदमी जो है उसको ये फिक्र है कि मैं बच्चों की स्कूल की फीस दूं या घर में राशन लेकर आऊं। जब हालात इस नैज पे आ जाएं तो आप सोचें कि किसी को तो बैठना पड़ेगा या किसी को सबको बिठाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ। सो आप अगर समझ लीजिए हमें $2 बिलियन किसी ने दे दिया, $1 बिलियन किसी ने दे दिया, ये हम सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं एक बुलेट वूंड के ऊपर। बुलेट वूंड है, ये बैंडेड लगा दें, थोड़े दिनों के बाद वो बुलेट वूंड फिर खुल जाएगा। सो इससे कोई फायदा नहीं होने लगा जी। $1 अरब इधर से आ गया, $2 अरब इधर से आ गया। देखें ना, आप पीटीआई में थे, आप इख्तिदार में आई पीटीआई, पूरा मौका था इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आने का, मुल्क के हालात बेहतर बनाने का, तमाम लोगों की मिल बैठने के लिए एक मीडिएटर भी बन सकती थी पीटीआई, मगर वो तो फिर हमने देखा कि किस तरफ लग गई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, तमाम तरह मामला हमने देखे। वो मौका क्यों ज़ाया किया, किसने ज़ाया किया? बस देखिए, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि वो मौका ज़ाया किया गया, मगर उसमें प्रॉब्लम्स भी बड़ी आई। आप देखें कि डेढ़ साल तो कोरोना बीच में रहा, वो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि उसको फेस करना पड़ा था, उसकी प्रॉब्लम्स जो रिपरकशंस आ रहे थे उनको फेस करना पड़ा था। उसके बाद 3.5 साल में वैसे ही हुकूमत खत्म हो गई। 3.5 साल में से आप 1.5 साल निकाल लें, कोरोना का 2 साल निकाल लो, 1.5 साल पीछे आपके पास बचा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, देखिए PMLN जो है 30 साल प्लस से हुकूमत बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी 40-50 साल से बैठी हुई है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है किसी चीज का कि जी हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई स्टेप तो उठाएं। पिछले साल से ये फिर इकट्ठे साल से ऊपर हो गए, इकट्ठे होकर 13 पार्टीज बैठी हुई हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हम बैठ के कोई लाएमल बना दें। जब से बैठे हैं तब से आप देख लें जो फाइनेंशियल जिस मुल्क के इकोनॉमिक हालात हो गए। सो आई थिंक कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के मेरे नहीं ख्याल से कर सकते जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं साथ लेकर आएंगे जिनको समझ है। एक पॉलिटिशियन को समझ ही नहीं है नंबर्स की, उसके पास एजुकेशन ही नहीं है। वो मैंने फाइनेंस पढ़ी हुई है, मुझे तो समझ है नंबर्स की, मगर मेजॉरिटी को तो नहीं पता ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ फाइनेंस, उनको के नंबर्स किस तरह मैच करेंगे, किस तरह नंबर्स वर्क करेंगे, किस तरह इन नंबर्स को ठीक करना है। सो इसलिए मेरे ख्याल से हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनमें इतनी समझ ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुराद राज साहब हमें कीमती वक्त दे रहे थे। नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी साइफ़र की कहानी की और किस तरीके से अब तमाम तर चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और हुकूमत किस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि एक एग्रेसिव मोड में आकर आगे जाकर वो तमाम मामले पे खेल रही है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा नून लीग शेख रोहेल असगर साहब। सर, वेलकम टू द शो। हुक्मरान इत्तेहाद हम देख रहे हैं कि सारा अपना फोकस शिफ्ट कर चुकी है अब साइफ़र के बयानिए पर, और इस केस को ओपन एंड शट केस कहा जा रहा है। किस तरीके से ये ओपन एंड शट केस है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा, नज़रिया क्या है इस वक्त नून लीग का? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं जी। अब देखिए, ये जो बात थी ना साइफर वाली, वो आप उसको इतना आसान या इतना हल्का ना लें। जो भी आता है ना, मतलब मिसाल के तौर पर मैं अगर एक खुदा के फजल से मुझे अल्लाह ने इज्जत से नवाजा और मैं कौमी असेंबली का रुकन हूँ, तो आप जरा वो पढ़िए जो मैं वहाँ जाके एक हलफ पढ़ता हूँ ना,
उसको जरा गौर से करिए, ठीक है। और वाइस वर्सा इस तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको जब वो ओथ लेता है तो उसमें वो यकीन दहानी ये होती है कि ये कोई ऐसी बात जो स्टेट सीक्रेट्स होंगे वो बाहर पब्लिकली नहीं करेगा। अब जब आप इस किस्म की हरकत करते हैं कि आप अपने स्टेट को, मुल्क को, छोड़ दीजिए आप सियासत को छोड़ दीजिए, सियासत वाणी जानी चीज है, सियासी लोग आते हैं, कितना बड़ा कद था भुट्टो साहब का, दुनिया से चले गए, यादें रह गई उनकी, कई लोग आए कई चले गए, ज़ियाउल हक जाना ही नहीं चाह रहा था लेकिन वो भी चला गया, बिशारो नहीं जाना चाहता वो भी चला गया, ऐसा सो ऑन, बहुत सारे लोग आए बहुत सारे चले गए। लेकिन होता ही है कि आप अपने मुल्क की सालमियत को, आप अपने मुल्क की इज्जत को, आप अपने मुल्क के वो मामला जो बड़े नाजुक होते हैं उनको तौक नहीं लगा सकते अपनी जुबान के। अब जब आपकी जुबान ऐसी होगी जिससे आप स्टेट्स के सीक्रेट्स जो है सरेआम पब्लिकली आप बयान करते फिरेंगे, तो मुझे ये बताइए, चलिए एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो एक खास मुल्क था जिसके लिए आपने ये सब कुछ इस्तेमाल किया और वो भी एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब ये देखिए कि कौन सा मुल्क है जो आप पे ये एतमाद और एतबार करेगा कि आप अगर कोई बात करते हैं उनके साथ, कोई तय करते हैं, कोई कमिटमेंट्स करते हैं, कोई आप उनसे एग्रीमेंट्स करते हैं, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि ये सारे के सारे एज सीक्रेट स्टेट सीक्रेट्स हैं। तो अगर आप इस किस्म की बात करेंगे तो फिर आप अपने आप को नहीं, आप अपने मुल्क की साख को दाव में लगा रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में, मैं सॉरी टू से दिस, मेरे ख्याल में इस चीजों की प्रोबिन होना चाहिए और इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। दरअसल सुन लीजिए, आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि आइंदा कभी भी पाकिस्तान में किसी को ये जुर्रत भी ना हो और वो इस अपने हल्फनामे की पासदारी भी करे। ये मेरी छोटी सी गुजारिश है। नहीं, बिल्कुल इस बात से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस बात को हटा के कि किस तरीके से एक अपने सियासी मफादात के लिए उसे इस्तेमाल किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, मिसयूज़ किया गया, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि साइफर के अंदर जो कंटेंट था वो इसी नौयत का था जैसा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया, या फिर उसको उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं और बस ऐसी कहानियाँ बन गई? मैं जो बात अर्ज कर रहा था ना वो ये सारी बातें मफहूम थी। अब एक ऐसा शख्स जो कि उसमें उसका की रोल था और बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी था उस मामले में सारे में, उस शख्स ने जब ये बयान अपने दिए हैं और अपनी वो रिकॉर्ड करवाई हैं, उसमें सारी बातें जो है जो हकायक पे मबनी थी वो सारी की सारी बातें जो है वो अब आपके सामने आ गई। इसलिए मैं ये फिर एक दफा दोहरा देता हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी फर्द वाहिद की बात नहीं है। ये आने वाले वक्त को आप देखें, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, गलतियों से आप सीखते हैं, गलतियां करके आप ये नहीं करते कि आप उस पर स्टैंड ले जाते हैं कि नहीं मैंने गलती तो की नहीं, हालांकि की है आपने गलती की है तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, मतलब आप देखें ना, आपका दुश्मन चारों तरफ से आपके पास, क्या आप ये समझती हैं कि अफगानिस्तान जो है वो आपके साथ बड़ा फ्रेंडली है या उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? कभी भी नहीं है। क्या आप समझती हैं कि भारत आपको सुखी देखना चाहता है या वो आपको बड़ा मजबूत देखना चाहता है? ये कतई नहीं है। तो ये देखिए, वेस्ट एंड ईस्ट पे आप एक वैसे गिरे हुए हैं। अब ईरान को तो छोड़ दीजिए ना, ईरान का तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है और वो आपके साथ कंफर्टेबल भी है, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं। तो चाइना के साथ आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन ये आप इन दो बातों को तो नहीं भूल सकते ना। इंसर्जेंसी हो रही है आपके यहाँ रोजाना की बिना पे, रोजाना यहाँ पे लोग आते हैं, वहां से अफगानिस्तान से आते हैं और यहाँ पे आके टेररिज्म करके चले जाते हैं। अफगानी जो गवर्नमेंट है उसको उसके काम पे जून ही नहीं थी। ठीक है, इस सूरत हाल में वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो साइफर आया था उसके ऊपर एक तो डिमार्श किया गया था जो कि वाजे करता है ये बात कि हाँ कोई ऐसी उसके अंदर लैंग्वेज थी जो कि इनअप्रोप्रिएट थी या हार्श थी। फिर NSC की मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि साजिश नहीं थी लेकिन मुदाखलत थी। ये मुदाखलत तो साजिश की डिबेट आपको लगता है फिर से शुरू हो गई है? और ये जी, मैं
आपकी इस बात को मान लेता हूँ, चलिए मान लेता हूँ। जी। अब आप इसराइल में जो बयान दिए हैं, इसराइल ने जो बयान दिए हैं, आप उसको क्या कहती हैं? मुदाखलत कहती हैं या उसमें किसी फेवरेटिज्म कहती हैं? अमेरिका ने जो बयान दिए आपके मामलात के अंदर, आपके मुदाखलत की आपके अंदर, उसको आप क्या कहती हैं? मुदाखलत नहीं कहती हैं आप उसको? यहाँ पे आके हमारा एक बिल्कुल सोच बदल जाती है, हमारे ख्यालात ही बदल जाते हैं। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज है इसको अब खत्म होने, शट अप कॉल दी ना आपने, इसराइल को भी शट अप कॉल दी, आपने अमेरिकन को भी शट अप कॉल दी। अब देखिए ना, रशिया ने ऐसी बात तो नहीं की, चाइना ने तो ऐसी बात नहीं की, सऊदीया ने ऐसी बात नहीं की। क्या दुनिया के किसी और मुल्क ने कोई ऐसी बात की है जिससे आप ये समझती हैं कि आपके इंटरनल मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? रोजाना मैंने वो जब पहले मैं रोजाना अगर आप गौर कीजिए, इसराइल बात कर रहा है ह्यूमन राइट्स की। हाँ। इनको शर्म आनी चाहिए तो बात ह्यूमन राइट्स की करते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं वहां पे, कितने जुल्म कर रहे हैं वहां पे। आप देखिए वहां पे अगर इंडिया ये बात करे ह्यूमन राइट्स की तो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को करने से पहले कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज कर रहा हूँ कि ये मामला जो है, इस मामले को रोहिल साहब, बात ये कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद भी यू टर्न ले चुके थे इस बयानी से। वो कह चुके थे, पहले वो शुरू हुए थे इंपोर्टेड कॉन्स्पिरेसी से, उसके बाद उन्होंने एक्सपोर्टेड कॉन्स्पिरेसी की तरफ उन्होंने निकाल दी थी बात। तो इस वक्त अब दोबारा से जाके अगर आपकी, क्योंकि हुकूमत है इस वक्त नून लीग की, कि ये दोबारा से बातें निकाल के लेकर आना बाहर और फिर इस पर बयानियां बनाना, आपको नहीं लगता कि अब तोशा खाना वाला मामला भी चल रहा था और भी चीजें थी, साइफर वाला मामला दोबारा निकल आया? तो मैं आपको इस बात में बिल्कुल गुनहगार नहीं चलाता और ना ही मैं आपको दोष देता हूँ। असल बात जो मेरी आपको समझने की कोशिश कर लीजिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ उस वक्त ये सारी बातें मफरूजों में थी। कागज तो आपके पास था, मेरे पास तो कागज था नहीं। यहाँ आप कह रहे थे जी मैंने कागज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया, वो भी लेके पता नहीं उसके ऊपर बैठ गया, उसके मेरे 10-12 कागज और निकलेंगे नीचे से। जैसे मुर्गी चूजे देती है ना, ऐसे उस कागज के और थोड़े से कागज निकले उसके ऊपर बैठ गए, वरना तो सो मोटो फौरन ले लेते हैं, उसमें भी ले लेते आप, सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता उसी वक्त ही। अब मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उस कागज की हैसियत सिर्फ एक कागज थी। उस कागज को आपने लगाया, उस कागज को आपने पढ़ा, उस कागज से आपने अपने सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश की और उसके बाद उस कागज को आपने जेब में डाल के कहा कि वो कागज गुम गया है। ठीक है। लेकिन आपने, मैं फिर आपसे यही कर रहा हूँ कि आपने उस अपने हल्फनामे की आपने गलत किया, आपने उससे इनखराफ किया अपने हल्फनामे से। तो लिहाजा मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसको अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब उसकी टोटल हकीकत आपके सामने आ गई और जब आ जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप उस पर बिल्कुल कीजिए, वरना तो ये मजाक बन जाएगा। कल को कोई और कागज उठा के लहरा देगा कि ये चाइना ने ये किया, कोई और उठा के कह देगा रशिया ने ये किया, कोई कह देगा सऊदी अरब ने ये किया। तो ये ऐसा नहीं होता, ये जरा चेंज में रखिए। रोहिल साहब, आपको लगता है कि इस बयानिए पर जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है वो इस तरह से टर्न अराउंड हो सकता है जैसे कि चाह रहे हैं आप लोग या कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल इस खुशफहमी का शिकार नहीं हो, इसलिए कि उनका वोटर जो है वो किधर आजाद है। अब इसको जानते हैं ना, इसके मायने क्या होता है मादर किधर आजाद, समझती है ना? जी नवाब की सुनने वाला, आप समझती है ना बात को। इलेक्शन के हवाले से बस आखिरी बात जरा मुझे जाते जाते ही बता दीजिए कि 8 अगस्त को राजा रियाज साहब ने कहा इलेक्शन हो जाएंगे, नून लीग का कंसेंसस है इस बात पर या बाद में टूटेंगी असेंबलियां? 8 अगस्त को असेंबलियां टूट जाएंगी, राजा रियाज साहब ने ये बात बोली। कल भी किसी को कह रहा था, असल मसला हमारा ये है कि हम हर वक्त जल्दी होते हैं, हर वक्त हमें जल्दी इस बात की होती है कि फौरी तौर पे फैसला कर दें और अपना फैसला जो है सुना दें। आज 21 हो गई जी। अब कितने दिन बाकी रह गए? 16 दिन। 16 दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगा, सारी दुनिया देख लेगी कि अगर 8 को असेंबली टूटती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होंगे। फिर मेरे ख्याल में सारी वो गुफ्तगू जो हो रही है वो सारी की सारी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। रहनुमा नून लीग रोहित साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
पाकिस्तान एक अरसे से बहरानों की जद में है। कभी आटे का बहरान आता है तो कभी चीनी का बहरान सामने आ जाता है। अब पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल के बहरान के चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन या मुनाफा न बढ़ाए जाने पर कल से खैबर तक कराची यानी मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर रखा है। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद पंप मालिकान अपनी हड़ताल को 2 रोज़ के लिए मौखर करने पर राज़ी हो गए हैं और पंप मालिकान इस वक्त 1 लीटर पर 6 रुपये कमा रहे हैं। यानी एक पंप मालिक अगर रोज़ाना 1 लाख लीटर पेट्रोल फ़रोख्त करता है तो फिर अगर कैलकुलेट किया जाए तो सीधा 6 लाख रुपए उसकी जेब में चले जाते हैं, जिसमें से जाहिर है कि उसने पंप के ख़र्चे और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी निकालनी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें हुकूमत तय करती है और इसमें पंप मालिकान का मुनाफा भी हुकूमत के कंट्रोल में है। इसलिए अब पंप मालिकान ये चाहते हैं कि उन्हें 6 रुपये के बजाय 11 रुपये पर लीटर मुनाफा दिया जाए। अब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो पंप मालिकान के मुतालिबात का जायज़ा लेगी। तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान जारी जंग आवाम की जेब पर कितनी भारी पड़ सकती है। अब यहाँ आपको एक हैरानकुन फैक्ट भी बताते चलें कि हुकूमत ऑलरेडी हर लीटर पर 60 रुपये लीवी टैक्स वसूल कर रही है। तो अब अगर पंप मालिकान का 11 रुपये मार्जिन का मुतालबा मंजूर कर लिया जाता है तो फिर महंगाई से तंग आवाम कहाँ जाएगी और किसके पास जाकर अपना रोना रोएगी। इसके साथ पंप मालिकान का ये भी मानना है कि एक तरफ मुनाफा का मार्जिन बहुत कम है तो दूसरी तरफ स्मगल शुदा तेल की वजह से कानूनी तौर पर काम करने वाले पंप मालिकान का कारोबार 30% तक ठप हो चुका है। ऑयल इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी डीजल की माहाना स्मगलिंग 30 करोड़ लीटर और पेट्रोल 3 करोड़ लीटर से तजावुज़ कर चुकी है। तो यहाँ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ईरान से सूबा बलूचिस्तान के कई इलाकों में स्मगल शुदा तेल का गैर कानूनी कारोबार कई बरसों से जारी है, जिस वजह से कौमी ख़जाने को टैक्स और ड्यूटी की मद में सालाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं मकामी रिफाइनरीज अपनी पैदावार कम करने पर मजबूर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम क्यों नहीं कर रही जिससे स्मगलिंग को रोका जा सके। क्या पंप मालिकान पर उम्मीद है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? हुकूमत की तरफ से उनको क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि वो हड़ताल मौखर करने पर राज़ी हो गए हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट पेट्रोलियम एसोसिएशन समी खान साहब आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी खान साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पंप मालिकान के बारे में आमतौर पर यह तासुर होता है कि जी बड़े सेठ लोग होते हैं, बड़े अमीर लोग होते हैं, तो उन्हें क्या करना है ये थोड़ा सा मार्जिन कमा कर। ये बताइएगा कि आपके रिजर्वेशंस हैं क्या और वजूहात हैं क्या इस मुतालबे के पीछे? देखिए, मैं एक हफ्ते से आपको भी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी बता रहा हूँ, पब्लिक को भी बता रहा हूँ कि ये मार्जिन आपने बताया इतने लाखों की सेल होती है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पंप 60% है पाकिस्तान में जिनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। और ये जो तेल आ रहा है ईरान से, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया और इखराजात बिजली के बिल और जनरेटर पर डीजल और गवर्नमेंट के अनाउंस करदा वेजेस, वो वेजेस के साथ ओल्ड एज, सोशल सिक्योरिटी, दुनिया की चीज़ें बढ़ गई। इससे हम आज हमारी मीटिंग जो हुई है वो हमने उनसे कहा है कि आप हिसाब लगा लें, आप भी पंप चला रहे हैं, कि हमें बताएं कि क्या मुनाफा हो रहा है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते। 98 में हमें यही गवर्नमेंट थी जिनसे हमारा माहिदा हुआ था कि हम 5% मुनाफा लेंगे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने सन 4 तक 4% मुनाफा कर दिया। आज हम वही इनसे कह रहे हैं कि आप हमें जो एग्रीमेंट हुआ था वो दे। हालांकि उसमें इतने इखराजात भी नहीं थे, अब इखराजात इतने हैं और गवर्नमेंट ये नहीं करती कि ये स्मगल जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर रोकथाम करें। यही मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप ये काम कर लें तो हमारी जो 30% सेल कम हुई है वो भी हमारा नुकसान हो रहा है। हम स्टाफ उतना ही रख रहे हैं, बिजली उतनी चल रही है, मगर हमारी सेल कम हो रही है। हम कोई, मगर हमें ये बड़ा अफसोस था कि हम मुहर्रम में ये
अनाउंसमेंट किया है, उसकी वजह ये थी कि ये गवर्नमेंट जो है 10-12-15 दिन के लिए है। हम चाहते थे कि यही हमारा फैसला करे, क्योंकि इनको सब इल्म है कि पिछले मीटिंग में हमने इनसे क्या वायदा किया था और इन्होंने हमसे क्या वायदा। तो मैं कोई नाजायज बात नहीं करता। पब्लिक को तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, मगर हमारे डीलर भूखे तो नहीं मर सकते। इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो ये समझा जाए, एक आम तासुर ये है पब्लिक को यहाँ बड़ा मुनाफा होता है, इतना करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। जो हाई सेलिंग पब है उनको बेचारों को कुछ मुनाफा जरूर होता है, मगर लो सेलिंग पब को कोई मुनाफा नहीं। समी साहब, हुकूमत पहले ही पेट्रोल पर 60 रुपये लीवी टैक्स ले रही है, तो अगर अब आपका मुतालबा मान लिया जाए तो फिर आवाम कहाँ पर जाएगी? फिर दूसरी बात ये कि IMF से जो मुआहिदा हुआ है उस हिसाब से हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम को सब्सिडी दे सके, तो क्या देख रहे हैं फिर ये बोझ जाएगा किस पर, और हुकूमत क्या इस पोजीशन में है कि वो बोझ बर्दाश्त करवा पाएगी, या तो खुद कर पाए या फिर आवाम से बर्दाश्त करवा पाए? देखिए, हमारा IMF से कोई ताल्लुक, हम अपने पेट से ताल्लुक। हमें इन्होंने अभी 9 रुपए 7 रुपए कम किया, ये वही एडजस्ट कर देते, थोड़ा इतना नहीं कम करते। हर चीज का एक तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है कि आपने कम भी कर दिया और जो हक वाला है उसको आपने कुछ भी नहीं दिया। ये इस दुनिया में नहीं होता, ये यहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आज क्योंकि मुलाकात हुई है, मुसद्दिक मलिक साहब ने मुलाकात आपसे की है, फ़िलहाल तो आप लोगों ने हड़ताल मौखर कर दी है, मगर हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ क्या कराई गई हैं? कोई पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिला वहाँ से? देखिए, ये यकीन दहानी कराई है, कमेटी बना दी है, ये टेक्निकल लोगों को एक दिन देंगे कि वो 2000 पंपों का डाटा निकालें कि उनको क्या बच रहा है, क्या प्रॉब्लम है। उस पर हमने एग्री कर लिया कि हमें मालूम है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मंडे को हमारे साथ मीटिंग होगी। अच्छा। और फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे मुतालबात जायज़ नहीं माने तो फिर हम हड़ताल कर देंगे, कोई ऐसा मतलब नहीं है। मगर मैं नुमाइंदा हूँ डीलों का, उनको मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकिरात कामयाब नहीं हो सके और हुकूमत ने आपके मुतालिबात नहीं माने तो फिर आवाम तैयार रहे हड़ताल के लिए, फिर पेट्रोल बहरान आएगा, उसके हिसाब से फिर मुश्किलात भी बढ़ेंगी, तो आप ये करने को तैयार हैं और आवाम से भी आप चाह रहे हैं कि वो ये तैयार रहें इस काम के लिए? तैयार रहें। हमने तो बड़ी सेक्रीफाइस की है, हम चाहते भी नहीं थे मुहर्रम में हम ये करें। हम तो मिनिस्टर साहब से एक हफ्ते से कह रहे थे आप कराची आ जाइए, हमारा हमसे मीटिंग कर लिए। वो बड़ी अब आज आए, बहुत देर में आए, तो इसमें रमजान भी शुरू हुआ, मुहर्रम भी शुरू हो गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा, ठीक है। ये बताइएगा कि ये स्मगलशुदा तेल के हवाले से भी हमने ये सुना है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, तो ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है, इससे कैसे कारोबार मुतासिर हो रहा है आपका? 30% हमारा सेल कम हो गई है, और ये वहाँ सब ने माना। कम OMCs भी बैठी थी, उन्होंने कहा ये समी साहब सही कह रहे हैं कि इसमें 30% उनकी सेल हो गई। हमारा स्टाफ उतना ही है जितना पहले था, बिजली उतनी खर्च होती है, और हमारा हर चीज और सेल कम हो गई, तो हमारी आमदनी तो बहुत कम हो गई। प्रेसिडेंट पेट्रोलियम एसोसिएशन समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी रिजर्वेशंस के हवाले से बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि हुकूमत ने मुतालिबात पर गौर व फिक्र के लिए कुछ टाइम लिया है, पीर के रोज़ तक ये फ़ैसला हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर हुकूमत इसको कैसे डील करती है, और फिर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं पेट्रोलियम एसोसिएशन तो फिर आवाम को किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इससे कैसे निपटेगी हुकूमत। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।